कल हमने ऊष्मा इंजन पढ़ा था और ऊष्मा इंजन की दक्षता हमने पढ़ी थी नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। किसी भी हीट इंजन की जो दक्षता है वो जो स्रोत था उससे ली गई ऊष्मा Q1 तथा सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 ठीक है के रूप में हमने निकाली थी और वो था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। आज हम पढ़ेंगे कार्नोट चक्र एवं कार्नोट का आदर्श इंजन, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट आइडियल इंजन। ऊष्मा इंजन की एक कार्यविधि के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सादी कार्नो ने सन 1824 में एक सैद्धांतिक इंजन की कल्पना की जिसमें ऊष्मा का उपयोगी कार्य में परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से क्षय नहीं हो, तो ऐसे इंजन की दक्षता अधिकतम होगी। कार्नो ने अपने अध्ययन से यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या यह अधिकतम दक्षता 100% हो सकती है। तो उसने जो कि ऊष्मा इंजन में 3 भाग थे उसकी जगह उसने 4 भाग कर दिए, ऊष्मा स्रोत और कार्यकारी पदार्थ और एक ऊष्मा सिंक। ये 3 तो हमने ऊष्मा इंजन में पढ़े थे, लेकिन उसने एक कुचालक स्टैंड चौथा और लिया और इसकी ऊष्मा इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए जो किया उसको हम फिर जो इंजन बना उसको कार्नो इंजन कहते हैं। और कार्नो चक्र क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। तो कार्नो के इंजन में कार्यकारी पदार्थ की निश्चित अवस्था से प्रारंभ कर विभिन्न उत्क्रमणी के प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आना कार्नो चक्र कहलाता है। और कार्नो के आदर्श इंजन को चित्र 2.31 में दर्शाया गया है। यह भी हमने बताई दिया आपको। ये ऊष्मा स्रोत है जो उच्च ताप T1 पर है, ठीक है, और ये ऊष्मा सिंक है जो निम्न ताप T2 पर है और जिसमें ऊपर की जो सतह है वो दोनों ही सुचालक है, बाकी कुचालक है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और ये एक स्टैंड अतिरिक्त है जो ऊपर की सतह इसकी भी वो कुचालक है। और ये कार्यकारी पदार्थ है एक सिलेंडर के रूप में, उसके तीनों ऊपर ये पिस्टन है वो सब क्या है कुचालक है, लेकिन नीचे की जो सरफेस है वो सुचालक है, ठीक है। तो क्या है हम यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। इसके के मुख्य भाग क्या है। पहला ऊष्मा स्रोत, यह उच्च ताप T1 पर एक अनंत ऊष्माधारिता वाला ऊष्मा भंडार होता है जिससे कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ग्रहण करने पर भी इसका ताप नियत बना रहता है। और इसका ऊपरी पृष्ठ पूर्णतः सुचालक होता है ताकि कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा का ग्रहण कर सके। यांत्रिक व्यवस्था एवं कार्यकारी पदार्थ, इसमें एक खोखला सिलेंडर लेते हैं जिसकी दीवारें पूर्णतः कुचालक तथा आधार पूर्णतः सुचालक होते हैं और इसमें पूर्णतः कुचालक पदार्थ से बना पिस्टन लगा होता है जो बिना घर्षण हानि के सिलेंडर में गति कर सकता है। और सिलेंडर में आदर्श गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम भरी होती है उसको काम में लेते हैं। और ऊष्मा सिंक निम्न ताप T2 पर होता है, यह अनंत धारिता वाला होता है, यानी इसमें किसमें भी इतना ऊष्मा ट्रांसफर करें फिर भी उसका ताप निम्न बना रहेगा। और इसमें ऊष्मा निष्कासित कहते हैं परंतु इसका ताप नियत रहता है। इसका ऊपरी पृष्ठ पूर्णतः सुचालक होता है ताकि कार्यकारी पदार्थ की ऊष्मा का इसमें निष्कासन कर सकें। और चौथा होता है इसमें स्टैंड, यह पूर्णतः कुचालक पदार्थ का होता है और इस पर सिलेंडर को रखकर बिना ऊष्मा हानि के पदार्थ का रुद्धोष्म प्रसारण कर संपीड़न किया जा सकता है। इसकी कार्यविधि क्या है। कारणों के अनुसार उपयुक्त प्रकार के आदर्श इंजन से अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए इसे एक निश्चित क्रम में उत्क्रमणीय प्रक्रमों के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है और पूर्ण कार्नो चक्र को 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। कार्नो चक्र की प्रक्रिया को एक सूचक आरेख चित्र 2.32 में ये दर्शाया गया है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे दाब लिया है, एक्स एक्सिस पे आयतन लिया है, ए से चलकर बी तक है ना समतापी प्रसार है, फिर बी से सी तक रुद्धोष्म प्रसार है और सी से डी तक समतापी संपीड़न है और डी से ए तक वापस रुद्धोष्म संपीड़न है, ठीक है। तो अब ये पिस्टन पर धीरे धीरे दाब घटाकर इसे ऊपर खिसकाते हैं। सबसे पहले तो सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर रखेंगे और कार्यकारी पदार्थ का ऊष्मा स्रोत का ताप T1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है ये यहाँ पे रखा, उसका ताप हो गया T1 और फिर उसको दाब है PA और आयतन है VA, ठीक है। यह कार्यकारी द्रव्य की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है और इसे चित्र में बिंदु A से दर्शाया रखा है,
ठीक है। अब पिस्टन पर धीरे धीरे दाब घटाकर इसे ऊपर खिसकने दिया जाता है, यानी गैस द्वारा कार्य किया जाता है और उसका समतापी प्रसार होता है। और इस प्रकार में गैस कुछ ऊष्मा Q1 स्रोत से ग्रहण कर उस अवस्था B पर पहुंच जाती है और यह परिवर्तन सूचक आरेख में वक्र AB के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। अवस्था B पर माना गैस का दाब PB और आयतन क्या है, VB है। यहाँ से लम्ब डालेंगे तो ये PB हो जाएगा और यहाँ डालेंगे तो ये VB हो जाएगा। ठीक है। चूँकि समतापी प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समतापी प्रसार में ग्रहण की गई ऊष्मा गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में 0 है। तो W1 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से इंटीग्रल P dVA/2VA, और वो हमारे पास इस तरह से इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, जो कि नीचे आएगा। समीकरण 1, यदि गैस का द्रव्यमान 1 मोल लें तो T1 के पर समतापी प्रक्रम के लिए PV इक्वल टू क्या होगा, ये गैस समीकरण है RT1। यहाँ से जो P आ रहा है वहाँ पे अपन मान लिख देंगे RT1 अपॉन V। RT1 बाहर चला जाएगा और अंदर dV/dV का समाकलन होगा log V, और अपर लिमिट है VB और लोअर है V है, तो log VB अपॉन V है, ये सूत्र आ जाएगा। और इसको बेस 10 लिखें तो ये Q1 का मान आ जाएगा। द्वितीय प्रक्रम में क्या करेंगे, रुद्धोष् प्रसार होगा। अब सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं ताकि कार्यकारी पदार्थ बाह्य परिवेश से पूर्णतया विलगित हो जाए, और पिस्टन पर पुनः धीरे धीरे दाब घटाकर गैस का स्वतः रुद्धोष् प्रसार होने दिया जाता है, यानी गैस खुद कार्य करेगी। रुद्धोष् प्रसार इतना होने दिया जाता है कि गैस का ताप घटकर ऊष्मा सिंक के ताप T2 के बराबर हो जाए, तो वो जो अंतिम बिंदु आएगा C, वहाँ पर दाब है PC, आयतन है VC, तो ये रुद्धोष् प्रसार ऊपर चित्र में जो बना रखा है वो B से C तक यहाँ पे आ जाएगा, और ये दाब इसके PC और VC हो गए, यहाँ पे C है। ठीक है। तो ये इसका जो किया गया कार्य है वो यहाँ से लम्ब डालेंगे तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। BC स्मॉल b क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इसको B से C तक समाकलन करके किया गया कार्य W2 रुद्धोष् में निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे P जो है रुद्धोष् समीकरण होती है हमारे पास PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P से यहाँ का मान निकालेंगे V गामा अपॉन किया जाएगा, लेकिन B और C बिंदु दोनों ही रुद्धोष् वक्र पे है, इसलिए इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और नियतांक के बराबर होंगे। तो यहाँ से W2 के अंदर P का मान dV अपॉन गामा यहाँ से अपन लिख कर इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। V गामा ऊपर ले जाएंगे इसके समाकलन में B और C के, है ना। V गामा यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो V माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, यानी 1 माइनस ये गामा माइनस माइनस बाहर ले लेंगे, B वाले पद को ऊपर और C को, जो कि C ऊपर है लेकिन माइनस को नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और ये समाकलन सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। W2 का मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और ये समीकरण आप PV VB गामा इक्वल टू PC VC गामा के इसके अंदर रखेंगे तो ये सिंपल समीकरण हमारे पास PV VB माइनस PC VC अपन गामा माइनस 1 आ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से PV VB इक्वल टू RT1 और PC VC वहाँ पे ताप है T2 तो RT2 के बराबर, यहाँ पे ये मान दोनों रखेंगे तो ये R कॉमन आ जाएगा और W2 का मान आ जाएगा इस तरह से। तृतीय प्रक्रम में समतापी संपीड़न होगा, कौन सा वाला, जिसमें कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर उसको रख देंगे और धीरे धीरे गैस को पिस्टन द्वारा इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप T2 पर रहे और अवस्था T पर पहुंच जाए, जैसा कि ये चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ C से ये D पे पहुंच जाएगा और ताप इसका कांस्टेंट ही बना रहेगा, तब इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास किया गया कार्य W3 Q2 इजिकल टू C से D तक ले रहे हैं तो उस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और ये समतापीय है तो PC VC इजिकल टू PD VD C और D बिंदु उस पर हैं, तो ये समतापीय परिवर्तन वाली समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहाँ पे P का मान हम वही पहले की जैसे RT और लिखेंगे तो log VD अपॉन VC के रूप में आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको VC अपॉन VD करेंगे तो माइनस बार आ जाएगा। चतुर्थ प्रक्रम में रुद्धोष् संपीड़न अंतिम प्रक्रम के रूप में सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और पिस्टन द्वारा गैस को इतना संपीड़ित करते हैं कि अपनी प्रारंभिक अवस्था PA T1 पर वो पहुंच जाए, जैसे ये यहाँ पर है D से A पे पहुंच जाए।
ठीक है, और ताप इसका वापस T2 से कितना हो जाए, T1 हो जाए, तब इसके द्वारा किया गया कार्य W4 हम यहाँ पे इस क्षेत्रफल के बराबर निकालेंगे। तो W4 P dV हो जाएगा और इस क्षेत्रफल के बराबर, लेकिन A और D बिंदु रुद्धोष्म वक्र पे है, तब PV गामा इजिकल टू ये समीकरण आ जाएगी, और तब इसको हम यहाँ पे P का मान यहाँ रख कर हल करेंगे तो ये W4 आ जाएगा, जैसा कि हमने पहले निकाला था, ठीक है ना, W1 में उसी तरह से आ जाएगा। तो कार्नो चक्र में किया गया नेट कार्य उपरोक्त चारों क्रियाओं से संपन्न पूर्ण प्रक्रम को कार्नो चक्र कहते हैं, और इस चक्र के प्रथम 2 चरणों में गैस इंजन द्वारा कार्य किया जाता है। W व W2 का मान धनात्मक है तथा अंतिम चरणों में गैस पर कार्य किया जाता है, जो कि W3 और W4 ऋणात्मक है। तो कुल किया गया कार्य इन चारों के योग के बराबर जाएगा, W1 प्लस W3 प्लस W4, चारों के मान हम रखेंगे क्षेत्रफल के, तो बचा हुआ जो है हमारे पास ये क्षेत्रफल केवल अंदर का रह जाएगा चक्रीय प्रक्रम का, और 2 4 6 8 समीकरण इसमें रखेंगे, तो W1 W2 W3 W4 तो जो कटकर हमारे पास हम देखेंगे ये दोनों पद कट जाएंगे, और ये पहले पद में RT1 और ये दोनों बचेंगे। फिर हम बिंदु B व C PV आरेख पर एक ही रुद्धोष्म वक्र पे है, और रुद्धोष्म समीकरण T और V के अंदर क्या होती है, TV गामा -1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो T1 VB गामा -1 इजिकल टू T2 ये होगा। यहाँ से VC अपॉन VB निकालें तो इसका मान ये आएगा, और उसको रो मान लें, ये रुद्धोष्म प्रसार अनुपात कहलाता है। इसी प्रकार D व A वो भी आरेख में रुद्धोष्म वक्र पे हैं, तो उनके लिए भी रुद्धोष्म समीकरण TV गामा वाली T1 VA हो जाएगा। यहाँ से VD अपॉन VA निकालें तो वो भी रो आ गया, तो ये भी रो और ये भी रो, दोनों समीकरण से हम देखेंगे तो ये इधर तो है VD अपॉन VA और ये है VC अपॉन VB, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और तब VC अपॉन VD इजिकल टू क्या हो जाएगा, VB अपॉन VA, और तो हमारे समीकरण में ये दोनों ही चीज़ें ऊपर आ रही हैं, ठीक है। तो दोनों VC और VD को भी हम चेंज करके VBA में लाएंगे, तो ये समीकरण हमारे पास फाइनल समीकरण आ जाएगी, और कार्य में परिवर्तित ऊष्मा Q1 माइनस Q2 के बराबर इस तरह से W का मान आ जाएगा। तो कार्नो इंजन की दक्षता की परिभाषा से हम जानते हैं ये W/Q1 होता है, W का मान आपने निकाल लिया, Q1 का मान भी आपके पास है, तो R कट जाएगा और log VB अपॉन VB कट जाएगा, तो ये T1 माइनस T2 अपॉन T1 रह गया। यहाँ से हम T1 भाग देंगे तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि T2 अपॉन T1 का मान रुद्धोष्म प्रसार रो के रूप में लिखें, तो भी ये इस तरह से आप इसको एग्जाम में पूछे तो रो के रूप में भी लिख सकते हैं। इंजन की जो दक्षता का सूत्र आ गया, उससे क्या निष्कर्ष निकला, पहला कि कार्नो इंजन की दक्षता केवल स्रोत व सिंक के तापों पर ही निर्भर करती है, ये हमने देख लिया। T1 स्रोत का ताप है और T2 सिंक का उस पर ही निर्भर कर रही है, और कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। दूसरा, नियत ऊष्मा स्रोत ताप T1 पर कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत एवं सिंक के तापांतर T1 माइनस T2 के साथ बढ़ती है, अर्थात सिंक का ताप T2 कम होने पर इंजन की दक्षता में वृद्धि होती है। तीसरा, स्रोत के ताप में वृद्धि करने की अपेक्षा सिंक के ताप में कमी करने से कार्नो इंजन की दक्षता में अधिक वृद्धि होती है। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है, आप देखना, शॉर्ट एग्जाम्पल है, वो इसको सिद्ध करेगा। चौथा है, दक्षता में वृद्धि के लिए T2 अपॉन T1 कम करना चाहिए। दक्षता 1 अर्थात 100% से सदैव कम होती है, तो ईटा इजिकल टू 1 बनाने के लिए या तो T2 0 होना चाहिए या T1 इन्फिनिटी, जो कि दोनों ही असंभव है। तब कार्नो इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, यानी 100% नहीं हो सकती। और लास्ट पांचवा है, कार्नो इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो पर भी निर्भर करती है, और रो में वृद्धि करने से दक्षता में वृद्धि होती है, जो इससे सिद्ध हो रहा है। तो इस तरह से कार्नो इंजन की दक्षता पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, सूत्र छोटा क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछते हैं, और ये बड़ा इसका पूरा डेरिवेशन आता है, तो बड़े क्वेश्चन के रूप में भी इसका नंबर आता है। तो जैसे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन उसी हिसाब से आपको करना है, छोटा बड़ा सब तरह से आपको कितने नंबर का है उस हिसाब से आपको लिख के आना है। धन्यवाद।